नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। जैसा कि आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग वर्णमाला और संधि, स्वर संधि और विसर्ग व्यंजन संधि को जो है डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है विसर्ग संधि, जो कि एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहता है, जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है और संधि के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि देखिए, अगर हम बात करेंगे संधि की, तो संधि से आपने ये नहीं समझना है कि संधि आपका सिर्फ इकलौता टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, माफ कीजिएगा, एक ही टॉपिक है। ये जो है आपका संधि से आपके शुद्ध वर्तनी, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और साथ में संधि वाला जो टॉपिक है ये क्लियर होते हैं। तो जहां से लगभग आप मान के चलिएगा कि 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं आपके इसी टॉपिक से हल हो सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को आराम से ध्यान से पढ़िएगा। और आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे जो है इंग्लिश, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी आराम से ध्यान से समझिए, पढ़िए। आपको जो भी आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है उसे भी ज़रूर बताइए, ठीक है। उसे बहुत ध्यान से समझ के हम कोशिश करेंगे आपके रिव्यू को कि जो कमियां रह रही हैं हमें उसे दूर की जाए, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करने की बात करें तो हमने जो है कौन सी संधि पढ़नी है? विसर्ग संधि पढ़नी है। कौन सी संधि पढ़नी है? विसर्ग संधि पढ़नी है। हमने शुरू में देखा संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो इसमें 2 टॉपिक हमने इसके डिस्कस कर लिए थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी? विसर्ग संधि को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है भैया, ठीक है। अगर हम विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि में आपने एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? विसर्ग संधि में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको शब्द के बीचों बीच क्या मिलेगी? विसर्ग देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, विसर्ग संधि में क्या रहता है हमारा? विसर्ग संधि में होता है मतलब मैक्सिमम टाइम आपका जो शब्द के बीचों बीच रहेंगे वो कौन से वर्ण रहेंगे? आधे वर्ण रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मतलब अधिकांशता, ठीक है। आप संपूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशता आपके जो यहाँ पे शब्द रहने वाले हैं वो कौन से रहेंगे? आधे जो शब्द हैं वो रहने वाले हैं, आधे वर्ण रहने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें पहला रूल देखते हैं विसर्ग संधि का, ठीक है। तो जिसमें आपने क्या करना है, पहले रूल की अगर हम बात करेंगे तो पहला रूल रहेगा हमारा कि यदि विसर्ग के बाद, साथ साथ में आप भी अपने नोट्स बनाते जाइएगा, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, क्या से लिख सकते हैं आप? च या छ हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? श में, आधे श में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, च या छ में से कोई वर्ण हो तो आपका जो विसर्ग है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे श में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि विसर्ग के बाद क्या हो, ट या ठ हो, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, ट या ठ हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा भैया? विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा किसमें? मूर्धन्य श में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मूर्धन्य श में हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद क्या हो, त या थ हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा भैया?
मूर्धन्य सॉरी दंतव्य स में हो जाएगा, ठीक है। ये मूर्धन्य वाला आपका ट या ठ में रहेगा और दंतव्य वाला कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इसको ध्यान में रख सकते हैं कि विसर्ग के बाद अगर च या छ आता है तो उन्हीं के उच्चारण स्थान का जो श है आपका, इचुयशनामा तालव्य हमने पढ़ा था तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऋटुरशनामा मूर्धन्य तो ये यहाँ पे इसके साथ आ गया। तुलसनामा दंत्या ये हमने इसके साथ पढ़ा था तो ये इन्हीं के साथ आ गया। तो आप इसके उच्चारण स्थान के आधार पर भी इनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उदाहरण की तो उदाहरण के तौर पर आप जैसे लिख सकते हैं क्या, मनस्ताप। आपके पास उदाहरण क्या आया, मनस्ताप। मनस्ताप जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि मनस्ताप में संधि कौन सी, तो आप बता सकते हैं कि भैया कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके किसकी, संधि विच्छेद की, तो क्या रहेगा, मना धन ताप। मना जो है क्या है, मन का जो आप पढ़ते हो ये शुद्ध रूप है किसका, मन का, मना होता है, ठीक है। मना धन ताप, मनस्ताप, ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से जैसे आप लिखते हैं निश्चल, निश्चल लिखते हैं, निश्चल लिखते हैं, ठीक है। ये भी आपका इसी में आ जाएगा, इसी में आप ध्यान में रख सकते हैं इसका मनस्ताप। इसका जो ये शुद्ध रूप क्या है, ये जैसे हम लिखते हैं ना ये मन, मन मतलब पहले हम गिनती में काउंट करते थे इसको, ठीक है, किसको, इसी चीज को। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे दुष्चरित्र, ठीक है। दुष्चरित्र की बात करेंगे तो अगर इसका हमने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा भैया, दूधन चरित्र। हमने पढ़ा था कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद यदि क्या आ जाता है, च आ जाता है या छ आ जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, आधे श में कर देंगे। तो ये हमने किया। हमने बोला था कि विसर्ग के बाद अगर त या थ आता तो विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे, श में कर देंगे, ठीक है। इसमें आपने बताना मेरे को, आपके लिए उदाहरण रहेगा दुष्चक्र। आपने इसका संधि विच्छेद करके मुझे बताना है दुष्चक्र का, ठीक है। ये आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो है क्या रहने वाला है, ठीक है। इसी का एक और आप उदाहरण इसमें देख सकते हैं, दुष्चक्र हो गया और दुस्तर, ठीक है। इन दो शब्दों का आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करके जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको देखिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ कि विसर्ग संधि का जो दूसरा रूल है आपका, वो लिखिएगा कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग यदि विसर्ग के बाद श श स में से कोई एक वर्ण हो तो, कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन उसी वर्ण में हो जाता है, ठीक है। तो यदि विसर्ग के बाद श श स में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन उसी वर्ण में हो जाता है, ठीक है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो जैसे हम विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग के बाद च या छ आ रहा था तो हम श बना रहे थे, विसर्ग के बाद त या थ आ रहा था तो हम क्या बना रहे थे, दंतव्य स बना रहे थे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ जाता है, इन श श स में से कोई एक वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, उसी
वर्ण में कर देंगे, ठीक है, किस में कर देंगे, उसी वर्ण में आप परिवर्तन कर देंगे उसका, ठीक है। जैसे आप शब्द लिखते हैं क्या, निसंतान, ठीक है, आप इसका साथ में संधि विच्छेद करते रहिएगा। आप लिख सकते हैं जैसे निस्संदेह, ठीक है, आप शब्द लिख सकते हैं क्या, निशंक, ठीक है। इन 3 शब्दों का आप क्या करिए, संधि विच्छेद करिए, क्या आएगा देखिए, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जैसे निसंतान है तो कुछ नहीं करना आपने, निधन संतान। आपने रूल पढ़ा कि विसर्ग के बाद अगर स आता है तो विसर्ग का परिवर्तन आप आधे स में कर देंगे, ठीक है। मतलब जब भी विसर्ग का परिवर्तन आप किसी वर्ण में करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो विसर्ग है आपकी वो क्या रहेगी भैया, विसर्ग से बना हुआ वर्ण जो है आपका वो हमेशा क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें अगर कोई स्वर जुड़ जाता है आपका तो वो क्या रहेगा, वो उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, तब जाके वो वर्ण आपका पूरा हो सकता है, वरना आपका जो विसर्ग से दूसरा वर्ण बनेगा तो वो वर्ण आपका हमेशा क्या रहेगा, आधा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, निधन संदेह, इसी प्रकार से यहाँ पे आपका निधन शक, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसी प्रकार से आप एक और कर सकते हैं, जैसे ठीक, हाँ, एक शब्द और आ सकता है आपका जैसे निशब्द, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो क्या रहेगा, निधन शब्द, ठीक है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन हमने किस में कर दिया, आधे श में कर दिया, ध्यान रखा, यहाँ पे आपने विसर्ग का परिवर्तन किस में कर दिया, आधे स में कर दिया, यहाँ पे भी आपने आधे स में कर दिया, यहाँ पे आधे श में कर दिया, ठीक है। तो विसर्ग के बाद अगर क्या आ जाता है, श श स में से कोई एक वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन आप उसी वर्ण में कर देंगे जो उस विसर्ग के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इतनी सी कहानी आप समझ गए होंगे, ये बात मैं समझ रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। नोट्स आप बनाते रहिएगा अपने हिसाब से, जैसे आपको सही लगता है तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको बहुत ध्यान से, आराम से, उसको एक इज्जत दे के पढ़िए। वो टॉपिक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेगा, वो बहुत इज्जत करेगा आपकी। लेकिन अगर आप उसका उल्टा करते हैं कि तो किसी टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं और उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो टॉपिक आपको क्या करता है भाई साहब, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगा, आपने जैसे उसकी बेइज्जती करी है उस टॉपिक की, वो टॉपिक आपकी बेइज्जती उसी तरह से करेगा, कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। आपने अभी बेइज्जती कर रहे हो आप, वो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी बेइज्जती करेगा, वो वाला टॉपिक ध्यान रखिए, ठीक है। तो बेइज्जती का बदला बेइज्जती ही होता है भाई। अगर आप प्यार से किसी टॉपिक को इज्जत दे के पढ़ रहे हो तो वो 100% आपकी जो है सहायता करेगा, कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हर टॉपिक को जैसे पढ़ते हैं आप तो उसको इज्जत देके पढ़िए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है। तो वो आपके काम जरूर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ। तो तीसरा नियम है हमारा कि यदि विसर्ग के बाद क या ख, क या ख या और प या फ में से कोई एक वर्ण हो तो वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं
होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है भैया क्या, कि यदि विसर्ग के बाद क्या है क ख या प फ में से कोई एक वर्ण है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी आपकी संधि संयोग में रहेगी वैसी ही संधि विच्छेद में रहेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप जैसे लिखते हैं शब्द प्रातःकाल। ठीक है, तो प्रातःकाल का जब आप संधि विच्छेद भी करते हैं तब भी यही रहेगा प्रातः धन काल, और संधि संयोग करेंगे तो तब भी क्या बनेगा प्रातःकाल। इसी प्रकार से आप शब्द लिख सकते हैं क्या अंतःकरण। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण बोलते हैं ना, नेता जब शब्द लेते हैं आपके शुद्ध अंतःकरण, तो यही है अंतः धन करण। जब आपने संधि विच्छेद किया तब भी क्या रहा, यही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप शब्द लिख सकते हैं क्या अंतापुर, संधि संयोग में भी वही रहा और संधि विच्छेद में भी क्या रहेगा अंतःपुर ही रहेगा। आप शब्द लिख सकते हैं जैसे ठीक है, और संधि विच्छेद करेंगे तब भी क्या रहेगा, यही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना भैया। ठीक है, जब भी क्या होगा विसर्ग के बाद अगर क्या आता है क या ख प या फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम रहता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, इतनी सी कहानी। अगर आपको दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी का एक और रूल लिख लीजिएगा कि इसी रूल का नोट में ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट क्या है कि लेकिन विसर्ग से पहले, ये इसी रूल के लिए, ठीक है, जो हमने तीसरा लिखा उसी का है कि लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटे ऊ का स्वर हो, स्वर हो या मात्रा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन इसमें हो जाता है भाई मूर्धन्य श में हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर हो या मात्रा हो तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा भैया किसमें, श में हो जाएगा। हमने रूल में लिखा क्या था, हमने रूल में ये लिखा था पिछले वाले में कि अगर विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद आपका क या ख प या फ हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसी में जो है आपने नोट में लिखा कि लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो, कौन से स्वर हो, ई या ऊ का स्वर हो, तो आपका जो है विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मूर्धन्य श में हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा निष्फल। ठीक है, इसका और उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे निष्कलंक। ठीक है, जैसे आप शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास इसके उदाहरण आ जाएंगे। इनके उदाहरणों में अगर हम बात करेंगे इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, ठीक है, आपके पहले रूल के मुताबिक क्या हुआ, विसर्ग के बाद क्या आया फ। ठीक है, लेकिन उसका ये जो दूसरा रूल लिखा हमने उसमें क्या बोला है कि विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, अगर विसर्ग से पहले आपका क्या होता है ई या ऊ का स्वर होता है तो आपका ये जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, निधन कलंक। ठीक है, इसी में क्या होगा, तो ये आपका क्या रहेगा, इसके उदाहरण रहेंगे। इस प्रकार से आप इस चीज को कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको।
ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं हम। चौथा नियम है हमारा, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ का स्वर ना हो और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। ठीक है, तो रूल को आपने आसानी से बहुत ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ का स्वर ना हो, ठीक है, अ या आ का स्वर ना हो और विसर्ग के बाद क्या हो, कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, र में हो जाता है। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, ये हमने जो है हमारा वर्णमाला के इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अगर उदाहरणों की बात करेंगे हम तो जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हैं, निर्बल, दुर्बल, ठीक है, निर्धन लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन तीन उदाहरणों का आप जो है संधि विच्छेद करके बताइएगा, संधि विच्छेद क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, अगर इसके हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो क्या रहेगा भैया, निधन बल। ठीक है, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ या आ का जो स्वर है वो नहीं है, मतलब छोटी ई का स्वर है, तो वो रूल आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। उसके बाद व ब जो है हमारा कौन सा वर्ण है, सघोष वर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने इस विसर्ग का परिवर्तन किस में कर दिया, र में कर दिया। यहाँ पे भी हमने किस में कर दिया, र में। उसी प्रकार से निर्धन की बात करेंगे तो निर्धन में भी वही आया आपका, निधन धन। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं निराशा, आपका एक शब्द आ सकता है यहाँ पे, निधन आशा। आ भी आपका क्या है, एक सघोष वर्ण है। ठीक है, इसके आप के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन देता हूं, वो आप करिएगा। आपके लिए शब्द है निरी का आपने संधि विच्छेद करके बताना है, और निरर्थक का। इन 2 शब्दों का संधि विच्छेद करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये जो है संधि समझ आ जाती है तो। ठीक है, निरी है और निरर्थक है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां नियम है हमारा कि यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण हो तो विसर्ग और
का परिवर्तन। कौन सा? जो विसर्ग से पहले था, ठीक है। विसर्ग और का परिवर्तन ओ में हो जाता है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है? यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो? कोई सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग और का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, क्या? मनोयोग, ठीक है, मनोविज्ञान, कोई सघोष वर्ण, हाँ सघोष वर्ण के साथ आप इसमें ऊष्म वर्ण भी ऐड कर लीजिएगा। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण तो आपका एक ही आएगा, ह सघोष में आ जाता है वो, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं क्या? तपोबल, ठीक है, तपोबल। तो यदि हम इनकी बात करेंगे, इनका संधि विच्छेद करें, तो क्या होगा? इसका होगा मनाधन योग। यदि हम देखें विसर्ग से पहले क्या है? न में जो लास्ट स्वर है वो क्या है? अ का स्वर है, ठीक है। किसका स्वर है? और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आपका? सघोष वर्ण आ रहा है। तो इसीलिए हम इस विसर्ग का परिवर्तन किस में कर रहे हैं? ओ में कर रहे हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान की बात करेंगे तो मनाधन विज्ञान, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे तपोबल की, तपोबल का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तपाधन बल, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। कुछ एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो आप करिएगा, ठीक है। इसमें जैसे आपने शब्द लिखना है, क्या आप लिख सकते हैं? यशोदा, नंबर 1, यशोदा का संधि विच्छेद करिएगा। आपने लिखना है मनोविनोद, आप शब्द लिख सकते हैं तपोवन, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका आप संधि विच्छेद करके बताइएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं जैसे अधोगति, पुरोहित। इन शब्दों का आपने जो है संधि विच्छेद करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां तक की कहानी अगर आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ की कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे जो है इस वीडियो के छठे रूल की तरफ, जो कि रहने वाला है आपका ठीक है। इसमें देखिए, लिखिएगा यदि विसर्ग के बाद र वर्ण हो तो उससे विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और उससे पहले के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। देखिए, कहने का अभिप्राय क्या है? रूल आपका बोल रहा है कि विसर्ग के बाद अगर र आता है तो आपने करना कुछ नहीं है। जो विसर्ग है आपका उसका लोप हो जाएगा, विसर्ग आपकी वहां पे खत्म हो जाएगी, और उस विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर रहा होगा आपका उसका क्या हो जाता है? दीर्घ। उस ह्रस्व स्वर को हम दीर्घ कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आप लिखते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर आपने लिखा निरोग,
आपने शब्द लिखता नीरज, आपने शब्द लिखा नीरव, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निधन रोग। इसका करेंगे तो क्या होगा, निधन रज। और इसका, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे विसर्ग से पहले क्या है आपका, ह्रस्व स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आपका, र आ रहा है, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस विसर्ग को हम खत्म कर रहे हैं, इसका लोप हो रहा है, और विसर्ग से पहले का जो ह्रस्व स्वर है उसको हम क्या कर रहे हैं, दीर्घ। तो बहुत बार ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है कि निरोग का जो है आप क्या बताएंगे, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये रहता है, हम लोग क्या करके आते हैं, तो ये इसकी जो है क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। निरोग का सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी, निरोग, ठीक है। नीरज, नीरव, ये जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाले हैं। तो ये रही हमारी जो है विसर्ग संधि। ये आज हमारी जो है संधियों वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, वो हम जो है इस हफ्ते की जो लास्ट हमारा हफ्ते का दिन रहता है उसमें हम संधि या जो पिछला हमारा वर्णमाला का टॉपिक रहा है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के रूप में, कि आपने कितना सीखा है, हम कितना आपको सिखा पाए हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक भी हम पहुँच पाएँ। आपका जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।